बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 18। ये फाइनली हमारे मिड टर्म का लास्ट लेक्चर है, लेसन नंबर 18। और जिन लोगों ने सारे लेक्चर सुन लिए हैं इंशाल्लाह उन लोगों का पेपर यूँ समझे कि 100% प्रिपेयर हो चुका है। इसमें आप इस दफ़ा आप लोगों की कोई चॉइस वगैरह नहीं है, इसलिए आप लोग कोई लेक्चर छोड़ भी नहीं सकते। तो अगर आप लोगों ने कोई छोड़ा भी है तो भी आप लोग उसको दोबारा से सुन लीजिएगा। अच्छा, जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन के हवाले से आज हम लोग बात करेंगे। जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन यानी कि कौन से काम करने हैं मेल ने और कौन से काम फीमेल ने नहीं करने। ये आइडेंटिफिकेशन के इस आइडेंटिफिकेशन के तीन पहलू होते हैं। सबसे पहला है जेंडर रोल प्रेफरेंस, दूसरा है जेंडर रोल एडॉप्शन और तीसरा होता है जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग जेंडर रोल प्रेफरेंस की बात करते हैं। ये परसेप्शन होती है कि कोई भी जो बच्चा है वो ये समझ जाता है, वो ये परसेप्ट कर लेता है कि फ़लाँ जो रोल है वो मेरे लिए ज़्यादा डिज़ायरेबल है। ये 3 साल की उम्र से शुरू होता है और 5 साल की उम्र तक ये बच्चे के अंदर ज़्यादा फ़र्म, ज़्यादा पुख्ता होना शुरू हो जाता है, मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिश हो जाता है। और ये वाली जो बच्चों की प्रेफ़रेंसेस होती हैं ना, रोल के हवाले से, ये हमें बच्चों की टॉयज़ की प्रेफ़रेंसेस से हमें नज़र आती हैं। जैसे कोई बच्चा है तो वो बॉयज़ टॉयज़ को प्रेफ़र करेगा, बच्ची है तो वो गर्ल्स टॉयज़ को प्रेफ़र करेगी। 3 साल की बच्ची प्रेफ़र करती है गुड़िया के साथ खेलना, उसको प्लेइंग हाउस चाहिए, उसको गुड़िया का घर चाहिए, उसको टी कप्स वग़ैरह चाहिए और वो वाली गेम्स वो प्रेफ़र करेगी जो कि इंडोर होंगी। इसी तरह जो बॉयज़ हैं, वो आउटडोर गेम्स को ज़्यादातर वो प्रेफ़र करते हैं। 3 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, वो हमें इन चीज़ों को ज़्यादा बॉदर करते हुए नज़र नहीं आते। उनको चाहे मुख्तलिफ़ किस्म के वो जितने भी टॉयज़ दे, तो वो कोई किसी भी टॉय के साथ खेल लेंगे। एक स्टडी में ये देखा गया था कि मुख्तलिफ़ किस्म के टॉयज़ दिए गए थे 1 साल के बच्चों और बच्चियों को उनकी माँ की प्रेज़ेंस में। इन इन टॉयज़ में रोबोट्स भी थे, एनिमल्स वग़ैरह भी थे, कुछ व्हील्स वग़ैरह भी थे, जिनके ऊपर पिंक कलर के रिबन्स लगे हुए थे। तो य इ इतने छोटे बच्चे ने कोई सेक्स डिफरेंसेस शो नहीं किए थे प्रेफ़रेंसेस वग़ैरह में, लेकिन ये है कि जो बॉयज़ थे, उन्होंने रोबोट्स को प्रेफ़र किया था। ठीक है? और ना ही मदर्स ने कहा था कि भई बॉयज़ को, गर्ल्स को कि आप लोग इस बॉयज़ को जो है वो सिलेक्ट करें। आगे सबसे पहले तो ये होती है जेंडर रोल प्रेफ़रेंस बच्चे में पैदा होती है। उसके बाद आ जाती है जेंडर रोल एडॉप्शन। जेंडर रोल एडॉप्शन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आप आके बच्चा जेंडर रोल्स जो उसको डिज़ायरेबल लगते हैं, उनको वो डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। सेक्स टाइप या सेक्स रिलेटेड जो बिहेवियर्स होते हैं, उनको बच्चा डिस्प्ले करता है। अब ये कैसे डिस्प्ले करता है? वो अपनी ही सेक्स के जो मेंबर्स होते हैं, उनको वो बिहेवियर्स परफ़ॉर्म करते हुए देखता है और उसको वो अडॉप्ट करता है। जैसे बच्चियाँ हैं, वो जेंडर रोल को अडॉप्ट करना और आइडेंटिफ़ाई करना, ये साथ-साथ ही सीख रही होती हैं। माँओं को देखती हैं, तो वो साथ-साथ इसको सीख रही होती हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये वाला प्रोसेस एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि उन्होंने पहले माँ से जो है वो डिटैच होते हैं। वो देखते हैं कि माँ के साथ हमारी सिमिलैरिटी नहीं है, डिटैच होते हैं। बाप के साथ वो सिमिलैरिटीज़ को ढूँढते हैं और फिर उसके बाद वो बाप के रोल को अडॉप्ट करते हैं। तीसरा आगे हमारे पास आ जाता है जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि इंसान अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जेंडर रोल को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देता है। ठीक है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी जेंडर के से रिलेटेड जितने भी रोल्स वगैरह होते हैं, उनको अपने अंदर वो अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। शुरू में तो बच्चियाँ, बच्चे जो दोनों हैं, वो दोनों के दोनों ही मदर के साथ अटैच्ड होते हैं। लेकिन जेंडर आइडेंटिटी के लिए बच्चों को अपनी माँ से थोड़ा डिटैच होना पड़ता है। तो बच्चियों के लिए जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन ईज़ी होती है और ये ज़्यादा जल्दी भी हो जाती है। बॉयज़ ने थोड़ा-सा अपनी पैरेंटल जो पहली जो उनकी पैरेंटल आइडेंटिफिकेशन यानी कि माँ, उससे स्टेप आउट होना होता है। उसके बाद वो मैस्कुलिन रोल्स वगैरह को जो है वो सीखते हैं और अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स और सोशलाइज़ेशन, इसको थोड़ा-सा देख लीजिए। ये हम लोग वैसे पिछले लेक्चर्स में बार-बार पढ़ चुके हैं। तो इसमें इतना कोई नहीं है कि यहाँ पे कोई डिफरेंट चीज़ आप लोगों को मिलेगी। जेंडर आइडेंटिटी में यही होता है कि बच्चे जो हैं वो खुद को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, खुद को एज़ अ मेल और फीमेल एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है? यानी कि उनको शुरू में, बचपन में, बहुत शुरू में जो अवेयरनेस डेवलप हो जाती है कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, दैट इज़ अ जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रोल्स, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जेंडर आइडेंटिटी इंटरनल फिनोमेना है और जेंडर रोल्स होते हैं
कि दोनों जेंडर्स के बारे में जो एक बिहेवियर्स नज़र आते हैं ना हमें, दैट आर द जेंडर रोल्स। ठीक है, तो जेंडर आइडेंटिटी पहले बच्चा सीखता है, जाहिर है उसको पता होता है मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ, तो तभी जाके वो जेंडर रोल्स को भी अडॉप्ट करता है। जेंडर आइडेंटिटी जो डेवलप होती है, इसके लिए बेसिक कुछ इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है, तभी बच्चे के अंदर अवेयरनेस पैदा होगी कि मेल हूँ या फीमेल हूँ। एक तो ये सबसे पहला इंग्रेडिएंट कि बच्चे को या इंसान को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि दुनिया में दो कैटेगरीज मौजूद हैं इंसानों की, एक है मेल की और दूसरी फीमेल की। दूसरी, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मर्द और औरत दोनों जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ बच्चे फिर ये जाके समझता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन से बिहेवियर्स मर्दों के करने के हैं, कौन सी औरतों के करने के हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आखिर पे जाके बच्चा जो है वो इंफॉर्मेशन बेसिक उसको एक इंफॉर्मेशन हासिल होना शुरू हो जाती है, जिसके मुताबिक बच्चा खुद को किसी ना किसी एक कैटेगरी में फिट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से जाके जेंडर आइडेंटिटी बनती है। शुरू में जो बहुत छोटे होते वक्त की उम्र होती है, अर्ली इन्फेंसी, उसमें जेंडर आइडेंटिटी कैसे बनती है? इन्फेंट्स जो होते हैं, जैसे दूध पीते बच्चे हैं, उनको जेंडर आइडेंटिटी का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन पेरेंट्स इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना रहे होते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बिल्डअप कर रहे होते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली एक्यूरेट जेंडर आइडेंटिटी डेवलप करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन बच्चों के अंदर भी इतनी सेंस होती है कि जेंडर टिपिकल और एटिपिकल बिहेवियर्स उनको पता होता है, यानी कि कौन से बिहेवियर कौन सी जेंडर के करने के हैं, कौन सा बिहेवियर कौन सी जेंडर करेगी तो वो अजीब लगेगा। 7, 9 और 12 साल के छोटे बच्चों को ये लिया गया था और उनको मेल और फीमेल के फेसेस दिखाए गए थे फोटोग्राफ्स में, तो बच्चों ने पहचाना था, मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश किया था, और ये चीज़ उन्होंने उस फोटोग्राफ में नजर आने वाले बंदे की हेयर की लेंथ से जो है वो अंदाजा लगाया था। एक दूसरी स्टडी की गई थी जिसमें 24 माह का एक बच्चा था, उसको दिखाई गई थी ऐसे फोटोग्राफ जिसमें जेंडर ए टिपिकल और टिपिकल बिहेवियर कर रही है, यानी कि जेंडर को जो बिहेवियर करना चाहिए वो भी उस तरह से बिहेव कर रहा था, और एक ऐसा फोटोग्राफ था जो कि उस जेंडर के करने का काम नहीं था तो वो कर रहा था। तो वो जो ए टिपिकल वाली जो एक्टिविटी कर परफॉर्म कर रहा था बंदा फोटोग्राफ में, उसको बच्चे ने ज़्यादा देर तक देखा था। इस तरह से 12 से 24 माह का एक बच्चा था, उसके ऊपर भी ये स्टडी की गई थी कि बच्चे को जेंडर टिपिकल टॉयज का नॉलेज होता है या नहीं होता। तो इसमें भी गर्ल्स ने ये वाला जो नॉलेज है ये ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट किया था, बॉयज़ ने इतना नहीं किया था। अच्छा, जेंडर लेबल्स बच्चे जो यूज़ करना शुरू करते हैं, ये कब करते हैं? बच्चा जब बोलना शुरू करता है वो तभी जेंडर के बारे में, जैसे खा रहा हूँ, कर रहा हूँ, यानी कि मेल और फीमेल, मुज़क्कर मोनस यूँ कह लें। बोलना तभी इंसान शुरू करता है, मुज़क्कर मोनस वाले लफ्ज़ जब वो बच्चा बोलना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ से जेंडर लेबलिंग का आगाज़ करता है बच्चा। लेकिन शुरू-शुरू में ऐसा होता है कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जेंडर लेबल्स में गलतियाँ भी करते हैं। यानी कि बच्ची है, वो खुद को वो लड़कों की तरह बात करेगी, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, और बच्चा है तो वो लड़कियों की तरह भी बात कर सकता है। इस तरह की गलतियाँ ज़्यादातर उर्दू जैसी ज़बानों में होती हैं, जहाँ पे इर्द-गिर्द नज़र आने वाले लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ़ इवेंट्स के बारे में, मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कहा जाता है हमारे यहाँ दही खाई जाती है, हालाँकि दही खाया जाता है। तो दही खाई जाती है, दही खाया जाता है, तो ये डिफरेंट किस्म के जो ग्रामर की चेंजेज़ वगैरह हो गई, मुज़क्कर मुअन्नस चेंज देखता है ना बच्चा, तो उस तरह उस वजह से बच्चा ये एरर करता है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ बड़े जब उसको साथ-साथ गाइड कर रहे होते हैं, तो ये वाली गलतियाँ बच्चों में ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो जेंडर लेबलिंग है, ये बच्चों में 18 माह से डेवलप होना शुरू हो जाती है। 18 माह से कम का कोई भी जो बच्चा है, वो जेंडर लेबलिंग के टास्क को पास नहीं कर सकता। 20 साल का जो 20 माह का जो बच्चा है, वो किसी न किसी हद तक इसको सक्सेसफुली जो है वो इस टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकता है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनमें 24 माह के बच्चे जो जेंडर लेबलिंग के यानी कि ये जो लफ्ज़ होते हैं उनको करेक्ट करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। 67% बच्चे 2 साल के वो होते हैं जो कि जेंडर लेबलिंग को एक्यूरेट अंदाज में यूज़ करते हैं, और 28 माह का जो बच्चा होता है वो मुकम्मल तौर पे सक्सेसफुल जेंडर लेबलिंग करना सीख जाता है। तो ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सी एज में बच्चा क्या कर सकता है। आगे हमारे पास
जेंडर रिलेटेड जो बिहेवियर्स होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनका यहाँ पे इन्होंने नॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। देखिए, जो जेंडर लेबलिंग अगर बच्चा सक्सेसफुल कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो जेंडर रोल्स को सही से अंडरस्टैंड करता है या उसको सही से वो अडॉप्ट भी करेगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बाज़ दफ़ा जो इन्फॉर्मेशन के बारे में क्यूज़ दे रहे होते हैं वो बाज़ दफ़ा एक्यूरेट नहीं भी होते। हो सकता है वो किसी को मेल और फीमेल इसलिए लेबल कर रहे हों, उनकी ड्रेस या हेयर कट की वजह से वो उनको मेल या फीमेल लेबल कर रहे हों। एक्यूरेट जो अंडरस्टैंडिंग होती है और जो नॉलेज होता है जेंडर से रिलेटेड जो बिहेवियर्स होते हैं उनके बारे में, ये जब डेवलप हो जाएँ तो उसके बाद ही बच्चा जेंडर लेबलिंग को सही से डेवलप करना शुरू करता है। ठीक है। मेल और फीमेल की कैटेगरीज की अंडरस्टैंडिंग और मेल और फीमेल की कैटेगरी के साथ जो चीज़ों को एसोसिएट करना, ये बच्चों में 20 से 28 माह की उम्र में पाया जाता है। 3 साल की उम्र का जो बच्चा होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सेक्सेस को लेबल कर सकता है, ग्रुपिंग्स भी वो जेंडर की वो बना सकता है, वो बिहेवियर्स के बारे में जो नॉलेज होता है मर्दों और औरतों के साथ मुख्तलिफ किस्म का उसको भी वो एग्जिबिट करता है। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जेंडर कॉन्स्टेंसी अभी तक 3 साल की उम्र में भी डेवलप नहीं हुई होती। ठीक है। लेकिन स्टिल उनको अपनी जेंडर के बारे में पता होता है। अब यहाँ पे जेंडर कॉन्स्टेंसी का आगे जेंडर कॉन्स्टेंसी का क्या मतलब होता है कि ये नॉलेज होना कि जेंडर एक परमानेंट चीज़ है और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ये होती है जेंडर कॉन्स्टेंसी। जेंडर कॉन्स्टेंसी को इंसान के अंदर तब डेवलप होती है जब उसके अंदर एक तो जेंडर स्टेबिलिटी आती है और जेंडर कंसिस्टेंसी आती है। जेंडर स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इंसान को ये नॉलेज और ये अवेयरनेस होना कि जेंडर जो है वो एक स्टेबल चीज़ है, एक स्टेबल करैक्टरिस्टिक है। और जेंडर कंसिस्टेंसी का मतलब ये है, ये बिलीव कि जो जेंडर है वो कभी भी चेंज ना होने वाला करैक्टरिस्टिक है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। अपीयरेंस वगैरह या काम वगैरह चेंज करने से या एक्शंस चेंज करने से जेंडर चेंज नहीं होगी। जेंडर स्टेबिलिटी को हम लोग बच्चों में देख सकते हैं। इवन कि अगर किसी बच्चे के अंदर जेंडर कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट नहीं भी पाया जाता तो भी उसके अंदर जेंडर स्टेबिलिटी का कंसेप्ट होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर जेंडर कंसिस्टेंसी पाई जाती है तो उसका मतलब है कि जेंडर स्टेबिलिटी भी ज़रूर मौजूद होगी। ठीक है। जेंडर कंसिस्टेंसी जेंडर स्टेबिलिटी के बगैर नहीं आती। ठीक है। अम, आगे है हमारे पास जैसे एलिमेंट्री स्कूल का जैसे 8 क्लास का एक बच्चा है तो वो अगर उसके सामने आप किसी भी कैरेक्टर की अपीयरेंस चेंज कर दें, कैरेक्टर का नाम बिल्कुल चेंज कर दें, इससे उसके अंदर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो पैदा होगी लेकिन स्टिल उसके अंदर जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कंसिस्टेंसी का उसको कंसेप्ट होगा। एक बच्चा उसके अंदर जेंडर स्टेबिलिटी भी उसके अंदर डेवलप हो चुकी है, जेंडर कंसिस्टेंसी भी डेवलप हो चुकी है तो उसके लिए जेंडर ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है और वो ज़्यादा कंसर्न हो जाता है जेंडर बिहेवियर में कि मुझे ये इस तरह से बिहेव करना, मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना। वो जेंडर की ही जो है वो फ्रेंड्स वगैरह चूज करेगा, उसमें भी वो जेंडर को मद्देनजर रखेगा। जेंडर कंसिस्टेंसी से वो ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है जेंडर रोल बिहेवियर्स को अडॉप्ट करने में। अब कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आप लोगों की जेंडर आइडेंटिटी में, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में बार बार पढ़ चुके हैं। जैसे पेरेंटल एटीट्यूड्स हैं आप लोगों के, पीयर्स और सिबलिंग्स हैं, स्कूल है, मीडिया है, ये सारे के सारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स। ये शॉर्ट में शायद वो आपसे पूछ लें, मुश्किल तो कोई भी नहीं है इसमें। तो जेंडर कंसिस्टेंसी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। बाकी इसमें कोई भी रट्टा लगाने वाली तो चीज़ कोई नहीं थी। ये बस आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप हमें जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन के डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो बताएं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स इसके होते हैं। ठीक है। जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन के 3 एस्पेक्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। चैनल को आगे अब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जो हमारे फाइनल की जो वीडियोस हैं उनमें हमारी होती है मुलाकात। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।